दोस्तों किसी की हाथ की हड्डी टूट गई और वो एक एमबीबीएस से ऊपर हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बिना चेकअप करे बिना एक्सरा करे प्लास्टर कर दिया। आप कहोगे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और अगर ये पॉसिबल है किसी ने कर दिया ऐसा तो वो डॉक्टर हो ही नहीं सकता, और अगर वो डॉक्टर भी है तो स्पेशलिस्ट किस चीज का बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है, इम्पॉसिबल सी चीज बता रहे हो सर आप। दोस्तों वो तो हड्डी का मामला था, मेडिकल का मामला था, पर कई बार हमारे साथ फाइनेंस के अंदर भी ऐसी होता है। आज मैं बात करने वाला हूं उन स्टार्टअप्स के बारे में जो ऑनलाइन बहुत सारी सर्विस दे रहे हैं, जीएसटी की, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, कंपनी को बंद कराना, जिस तरह सीए फर्म काम कर रही है इस तरह स्टार्टअप भी कई सारे हैं। मैं किसी की यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ और ना मैं ये कहने वाला हूँ कि आप उनसे काम मत कराओ, मेरे पास आओ। मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ और आपने ऑनलाइन काम करते वक्त इन स्टार्टअप से उन चीज़ों का ध्यान रखना है। और वैसे भी दोस्तों मैं स्टार्टअप नहीं हूँ, मेरी तो एक सीए फर्म है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है डायरेक्टली बात मैं करता हूँ उससे। चलिए मैं पॉइंट पर आता हूँ। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर आप सबका स्वागत है और मेरा आप सबको नमस्कार। दोस्तों ऑनलाइन सर्विस जब हम लेते हैं तो केस स्टडी बताता हूँ। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवाई किसी ने, एक एसएससी ने, ऑडिट वहीं से कराया उसका लग गया इनकम टैक्स में केस। इनकम टैक्स की केस की फीस भी उसने वहीं पे दी, नॉमिनल सिर्फ 5,000 रुपये। सिंगल रिप्लाई डाला कंपनी ने, बहुत ही गंदा रिप्लाई डाला, पुरानी बैलेंस शीट लगा दी, जिस साल की केस था उस साल की बैलेंस शीट लगाई नहीं, बैंक स्टेटमेंट ऐसे अपलोड कर दिया, कुछ भी रिटर्न में जवाब नहीं दिया। इनकम टैक्स का केस हो गया उसका। टोटल बैंक के अंदर जो क्रेडिट था, पैसा जो आया हुआ था गया हुआ था, वो ऑलमोस्ट बराबर था, 1,36,00,000 आया और 1,36,00,000 गया हुआ था। शेयर मार्केट की इनकम थी, बैलेंस शीट के अंदर दिखा रखी थी फ्यूचर सेल 47 करोड़ की, बैलेंस शीट के अंदर फ्यूचर सेल शेयर से। इनकम टैक्स में क्या केस लगा? अच्छा लॉस था उसका 22 लाख रुपए का, एक्चुअल लॉस जो था वो 22 लाख का लॉस था, वो बैलेंस शीट में आ रहा था। इनकम टैक्स ने केस सिलेक्ट कर लिया कि हाई सेल है, 47 करोड़ की सेल है और प्रॉफिट लो। अब उसने करा क्या? जो स्टार्टअप कंपनी थी बैलेंस शीट बनाई और सीए के पास भेज दी, सीए ने साइन कर दी, खत्म बात। मैं ये नहीं कह रहा सीए ने 2,500 लिए 5,000 लिए गलत है, सही है, हर कोई करता है, साइन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ को ध्यान रखना चाहिए था और सीए को भी बताता हूँ क्या करा। दोस्तों जो 47 करोड़ की वैल्यू थी उसने डीमेट अकाउंट मंगाया होगा सेसी से, कंपनी का डीमेट अकाउंट गया। अब हुआ क्या, जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, तो एक होती है जो हमने वैल्यू प्लेस करी है, ये ग्रॉस वैल्यू थी, जो ने ऑर्डर प्लेस करे थे, जो लॉट खरीदे थे, वो वैल्यू थी नॉशनल। एब्सोल्यूट टर्नओवर कितनी थी पता है? सिर्फ 4 करोड़ की। यानी कि 4 करोड़ कैसे आया? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जो प्रॉफिट लॉस हुआ उसको माइनस इग्नोर कर देते हैं हम लोग, और टोटल 4 करोड़ का प्रॉफिट टर्नओवर आ गई। और एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 22 लाख रुपए का। तो कायदे से बैलेंस शीट के अंदर 4 करोड़ की सेल जानी थी और 22 लाख का लॉस आना था। लेकिन स्टार्टअप है, वहां कुछ देखने वाला ही नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था। कितनी गलत चीज है कि उसको एक गाइडलाइन नहीं पता था कि भैया फ्यूचर के अंदर टर्नओवर निकाली कैसे आती है। उसने वो प्लेस वैल्यू चेक कर ली 47 करोड़ की, ये तो लोगों की 100 करोड़ की होती है, और इस वजह से सिस्टम ने पिकअप कर लिया। सिस्टम को नहीं पता आईटीआर इनकम टैक्स वाले के कि ये शेयर की किसकी है, उसको तो लगता सेल हुई है। 47 करोड़ की सेल पे 22 लाख का लॉस कैसे हो गया? पकड़ो। अब रिप्लाई भी दिया घटिया स्टार्टअप वालों ने, मैं नाम नहीं बता रहा, केस कर देंगे वरना मेरे ऊपर। एडिशन क्या कर दी? 4.7 करोड़ की एडिशन कर दी। उसने बोला 47 करोड़ की सेल का कुछ बताया इन्होंने क्या थी, तो हम इसका 10% प्रॉफिट मान रहे हैं, हम लॉस को इग्नोर कर रहे हैं। 10% एडिशन कर दी। साथ में डायरेक्टर्स का लोन भी 17 लाख का ऐड कर दिया और डिविडेंड इनकम थी वो भी ऐड कर दी, टीआईएस के अंदर आ रही थी डिविडेंड इनकम, और लोन बैलेंस शीट में आ रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि भैया बैलेंस शीट के अंदर जो लोन है 17 लाख रुपए का, वो आपने कंपनी को कब दिया है? उसने कहा जी मैंने तो आज तक कंपनी को कभी लोन दिया ही नहीं है, 17 लाख की वैल्यू मुझे नहीं पता कहां से आई है। एक्चुअल लॉस 22 लाख रुपए का था और टैक्स की डिमांड निकाल दी 1,80,00,000 रुपए की, 1,80,00,000 की, 22 लाख के लॉस पे 1,80,00,000 की डिमांड। साथ में टैक्स ऑडिट की पेनल्टी भी लगा दी, निकाल दी उसने, इशू कर दी 1.5 लाख रुपए की, क्योंकि 47 करोड़ पे टैक्स ऑडिट भी होना था 10 करोड़ से ऊपर एज पर बैलेंस शीट, जो कि नहीं कराई थी। चलिए मैं एक बार आपको ये असेसमेंट ऑर्डर दिखाता हूं कि असेसमेंट ऑर्डर में क्या लिखा इनकम टैक्स ऑफिसर ने। ये है दोस्तों असेसमेंट ऑर्डर, आप देखेंगे रीजन सिक्योरिटी का क्या था लिखा हुआ, लास्ट टर्नओवर शोन इन आईटीआर बट ऑडिट रिपोर्ट नोट फाइल, और लो प्रॉफिट भी है, ये भी लिखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एओ की क्या फाइंडिंग थी। दोस्तों अगर आप देखेंगे पैरा नंबर 5.4 में ऑर्डर में साफ लिख रहा है, इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड दैट नो ऑडिट
ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द सेसी, यानी कि सेसी ने बुक्स ऑफ अकाउंट ही नहीं बनाई जो कि मैंडेटरी थी। तो उसने क्या करा कि जो आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को एक्सेप्टेबल नहीं कर रहा और रिजेक्ट कर रहा हो सेक्शन 145(3) के अंदर। और साथ में जो आपकी टर्नओवर है, ये देखिए यहाँ टर्नओवर लिखा हुआ आ रहा है, ये रहा टर्नओवर। टर्नओवर जो है 47 करोड़ 13 लाख रुपए की है, उसके ऊपर मैं 10% रीजनेबल प्रॉफिट लगा रहा हूँ। तो 4 करोड़ 71 लाख रुपए का प्रॉफिट उसे निकाला है बिजनेस एंड प्रोफेशन से, क्योंकि बता ही नहीं पाया यहाँ पे वो कि मेरा ये टर्नओवर है ही नहीं, ये फ्यूचर का है और एब्सोल्यूट टर्नओवर ही सेल मानी जाएगी और एक्चुअल लॉस 22 लाख रुपए का है। और फाइनली एडिशन कर दिया, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये वो टेबल है, यहाँ पे 17,88,000 का लोन है, 81,000 रुपये की डिविडेंड इनकम जो कि आईटीआई में भरी हुई है, वो भी एक्सप्लेन नहीं करा। और साथ में 10% ये निकाला, टोटल 4 करोड़ 90 लाख रुपए की एडिशन हो गई। और इसके ऊपर टैक्स निकाला 1 करोड़ 80 लाख का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये रहा असेसमेंट है 23-24 का, 1 करोड़ 80 लाख 37,940, यानी कि 22 लाख लॉस के बावजूद असेसी 1 करोड़ 80 लाख कहाँ से लाएगा। चलिए चलता हूँ अपने डैशबोर्ड की तरफ। दोस्तों जब मेरे पास असेसमेंट हो गया, अपील के लिए केस आया, तो सबसे पहले मैंने उससे क्या मांगा, मैंने बोला मुझे ना बुक्स ऑफ अकाउंट दे दो, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट आपकी मैंडेटरी होती है और ऑडिट भी मैंडेटरी है एज पर कंपनीज एक्ट। पता वहां से क्या मेल आया स्टार्टअप से कि हमने आपकी कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाई है और बैंक स्टेटमेंट के बेस पे ही बैलेंस शीट बना दी है। मेल में कंफर्म करा उन्होंने कि हमने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाई है और सीए ने ऐसे ही साइन कर दिए हैं। मैं आपको एक बार वो मेल भी उनकी पढ़ाता हूँ, जो मेल आई, बाकायदा मेल करी उन्होंने। दोस्तों मेरे कहने पे असेसी ने, जो डायरेक्टर था रुकेश करा, टैली डाटा लिखा। देखिए क्या जवाब आया, पढ़िए आप इस जवाब को, आपको समझना पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। हाय सर, वी हैव नॉट मेंटेन योर टैली डाटा, वी हैव प्रिपेयर योर बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड बाय यू एंड अबाउट द डिमांड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे हैव नॉट प्रोवाइडेड द बेसिस ऑफ द डिमांड, हाउ एम आई सपोज टू वर्क ऑन इट। मतलब ये क्या लॉजिक है, समझ ही नहीं आया मेरे को। लेकिन आप देखिए साफ लिखा है कि हमने कोई आपका डाटा मेंटेन नहीं करा और बुक्स ऑफ अकाउंट बैंक स्टेटमेंट के बेस पे ही बनाई है। चलिए चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। देखा दोस्तों, उन्होंने जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिना एक्सरा करे ही प्लस्तर कर दिया डॉक्टर ने, और आप कहोगे इतना डॉक्टर ने कैसे कर दिया। तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि इतनी बड़ी स्टार्टअप कंपनी ने बिना बुक्स ऑफ अकाउंट को किसी की बैलेंस शीट बना दी और सीए ने साइन भी कर दी हो। हालांकि सीए के पास तो बैलेंस शीट गई होगी एक्सेल की, उसने डाटा मांगा भी नहीं। सीए की बहुत बड़ी गलती है यहाँ पे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आप बैलेंस शीट सेंड करो, बुक्स ऑफ अकाउंट देख लें। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है ये समझा दूं। जो 17 लाख का उसका लोन था दोस्तों, अगर वो टैली बनाते, टैली बुक्स ऑफ अकाउंट टैली बनाते, तो ये पता चलता 17 लाख का आया कहाँ से। ये मुझे एंट्री पता चलती है कि किस किस का आया, एंट्रियां होती हैं उसके अंदर, बैंक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है। अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता तो 47 करोड़ की वैल्यू पूछता मैं कहाँ से आई है, कैसे आई है। वो जो प्लस माइनस को अगर टैली में काउंटिंग करता तो नेट उसका 4 करोड़ निकल कर आता और बैलेंस शीट में लॉस था उसका 22 लाख। उसने क्या करा, डायरेक्टली एक्सेल के अंदर फीडिंग शुरू कर दी, रेदर देन अकाउंटिंग नहीं करी। अकाउंटिंग होता है बैंक स्टेटमेंट को चलाना टैली के अंदर या बिजी में किसी भी सॉफ्टवेयर में, ताकि आपका एक फ्लो निकल कर आए। अभी 17 लाख रुपए जो आ रहा है बैलेंस शीट में लिखा हुआ है डायरेक्टर लोन 17 लाख रुपए। अब मुझे नहीं पता कि दोनों डायरेक्टर में से किसका लोन है, पहली बात तो ये मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चलता। मुझे ये नहीं पता 17 लाख का लोन किस किस डेट को आया है। अगर वो टैली में एंट्री करता तो मुझे वो एंट्री पता चल जाती है कि 17 लाख रुपए का लोन कब कब आया, किस किस से आया, फिर मैं उससे मांगता। अब मेरे पास सिर्फ इतना पता है कि डायरेक्टर का लोन 17 लाख रुपए का है और ये भी नहीं पता कि वैल्यू सही भी है कि गलत है। अब ना मैं ये बोल सकता कि भैया 47 करोड़ की जो वैल्यू है सेल की वो आईसीआई की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है। आईसीआई की गाइडलाइन के हिसाब से एब्सोल्यूट टर्नओवर ही लिया जाता है फ्यूचर केस में, और वो 4 करोड़ है। वो बोलेगा यार बैलेंस शीट बनी पड़ी है, सीए ने साइन करी है, अभी नया सीए आके कह रहा है कि बैलेंस शीट गलत है, कैसे बोल दूं। उस सीए को भी जेल हो सकती है जिसने एक गलत चीज करी है। कितना ब्लंडर कर दिया उसने, बिना एक्सरे के ही प्लस्तर कर दिया। ये भी देखा क्या है प्लस्तर करना कहाँ है, कितना हड्डी को सेट करना पड़ता है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन है। वो लाइफ की बात थी और ये फाइनेंस की बात है, लेकिन ध्यान दोनों में बराबर रखना। अब मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ और मैं ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे काम दें। मैं फिर कह रहा हूँ हमारी सीए फर्म है, डेडिकेटेड स्टाफ है। सीए फर्म में और स्टार्टअप में फ़र्क है। हम ये नहीं कि बहुत बल्क में काम उठा रहे हैं, हमारे ऐड चल रहे हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, हम 7 बैलेंस शीट बना देते हैं, 5 में काम करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों जब किसी की आईटीआर आती है ना, ऑनलाइन गेम, क्रिप्टो, मैं इन तक की अकाउंटिंग करता हूँ। मैं कहता हूँ बिना अकाउंटिंग नहीं करूँगा,
तेरी बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करूंगा, बैंक स्टेटमेंट से मैं तेरा कैश फ्लो बनाऊंगा, तेरा फंड फ्लो बनाऊंगा, मुझे पिक्चर निकल कर आएगी। एक एग्जांपल और देता हूं मैं इसी केस में, स्टार्टअप का ही। एक तो दे दिया, एक और देता हूं। एक केस आया था मेरे पास, उसके पास कैश डिपॉजिट था 35 लाख रुपए का, कभी 4 लाख, कभी 5 लाख, कभी 6 लाख, कुछ कैश निकला हुआ भी था। TIS में आ रहा था, उसके पास नोटिस आ गया 133(6) का कि आपके 35 लाख रुपए कैश जमा है। मैंने उसको थोड़ी सी फीस आई बताई। मैंने बोला भाई सीधी सी बात है, मैं तेरी अकाउंटिंग करूंगा, कैश फ्लो समझूंगा, और जो तेरा टैक्स बनेगा 2-3 लाख रुपए का वो जमा भी करना पड़ेगा। उसको मैंने लिटरली बोला, मैं जमा करना पड़ेगा 2-3 लाख रुपए का टैक्स, मुझे प्राइमा फेसाई दिख रहा है। उसने क्या करा, ऑनलाइन कंपनी से बात करी, 2,500 रुपये पे करे। ऑनलाइन कंपनी ने कुछ नहीं देखा, उसकी बैंक स्टेटमेंट तक नहीं मांगी उससे। TIS के बेस पे 35 लाख पे 8% का प्रॉफिट दिखा के जीरो टैक्स जमा कराया, और 133(6) के अंदर रिप्लाई के अंदर वो ITRU एक्नॉलेजमेंट अटैच कर दी, बस कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी। जबकि 133(6) में पूछा था इस कैश का सोर्स बताओ, हमें कैश बुक दो, हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट दो, बहुत सारी चीज़ें पूछी उसने। इतना गंदा काम करा। मैंने कहा असेसी की चॉइस है, क्या करूँ मैं समझा के थक गया कि सर अभी भी ऑप्शन है आपके पास, ये गलती मत करिए। 35 लाख रुपए आपकी सेल नहीं है, 35 लाख रुपए में आपका 8% प्रॉफिट नहीं है, 20 लाख रुपए तो प्रॉफिट था मोटा मोटा उसका, इसमें एक्चुअल प्रॉफिट कुछ निकला था, कुछ जमा हुआ था, पर उसने करा लिया। क्या ड्यूटी नहीं थी यहाँ पे स्टार्टअप वाले की समझाना? क्या मैं भी इसको खुश कर सकता था? 25 रुपए में मेरे पास भी आए थे। लेकिन क्या होता दोस्तों, असेसी का काम नुकसान होता। अब नुकसान तो उसका अभी भी हुआ है, लेकिन वो नहीं समझा इस बात को, कोई नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ मैं बताता हूँ, स्टार्टअप ऐसा करता क्यों है, उसने क्यों उसका काम इतना गलत करा। पहली बात तो लॉ फीस कम लेती हैं। अच्छा, बैलेंस शीट के 10,000 रुपये लिए होंगे, 5,000 रुपये CA को दिए होंगे, उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा कौन, मेहनत कौन करेगा? टैली में टाइम लगता है। मेरे पास जितनी भी कंपनीज होती है मैं उसका टैली करता हूँ, इवन ITR भरते वक्त भी मैंने बताया ना अकाउंटिंग करता हूँ। तो अगर 5-10,000 रुपये लेंगे ये तो काम भी उतना करेंगे, पर गलती किसकी है? ये गलती तो इनकी है, असेसी गलती थोड़ा है। असेसी से मांगे पैसे, वो देगा, काम अकाउंटिंग तो करे, अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। अब उसके बाद पैसे है कि नहीं है एक्सरे करने के लिए, पर डॉक्टर की ड्यूटी नहीं है कि एक्सरे के बिना मैं प्लस्तर नहीं करूंगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए। एजुकेटेड स्टाफ नहीं है भैया, जब पैसे कम लेंगे तो एजुकेटेड स्टाफ कैसे होगा? जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कोई केस आता है बच्चे मेरे से जरूर पूछते हैं, वहाँ लोग कहते हैं कि भैया कॉल सेंटर की तरह है। मेरे पास जो फीडबैक आती है, कह रहा वहाँ ये नहीं पता किससे बात करनी, क्या करनी है, समझ ही नहीं आ रहा। 8-8 10,000 में लड़के रखे हुए हैं, स्पेशल गाइडलाइन बना दी है, सिंपल सी सबका रिप्लाई बल्क में देना है। 133 का रिप्लाई में ITRU अपलोड कर दी, बताओ क्वेश्चन बना हुआ है उसके अंदर। तो कैश वाला केस है, देखा ही नहीं उसने, ऐसी इस केस में करा उसने, बैलेंस शीट अपलोड कर दी किसी और साल की, और बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दी। आपको एक्सप्लेनेशन देनी है जो उसने क्वेश्चन पूछा है। क्वांटिटी पे फोकस रहता है, क्योंकि स्टार्टअप है दोस्तों। क्या होता है, कहते हैं हमारे पास 10,000 क्लाइंट है, 15,000 क्लाइंट है, तो क्वालिटी पे फोकस नहीं होता। क्वालिटी जब होगी, अच्छी होगी, ये तभी होगी जब फीस अच्छी लेंगे और डेडिकेटेड स्टाफ रखेंगे। कुछ ऐसे टास्क हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे इनकम टैक्स का असेसमेंट और अपील, बड़ा ही डेडिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड वर्क है, बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। 1,000 CA अगर हैं, मैं कैलकुलेशन करूँ तो सिर्फ 10 CA होंगे जो असेसमेंट का काम करते होंगे, और 1,000 में से 1 CA होगा जो सिर्फ अपील का काम जानता होगा तरीके से, लीगली। इतना फर्क है। तो आप कैसे ये काम दे सकते हो इन स्टार्टअप्स को? दो, लेकिन क्या वो सही कर रहे हैं? सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दे रहे हैं? हर एक नोटिस के रिप्लाई का पैसे लेते हैं वो, ये पूरा साल का केस होता है, देना पड़ता है। अब ध्यान रखना है। एक तो जो आप कंपनी का काम करवा रहे हैं या प्रोप्राइटरशिप, उनसे पूछिए मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रही है, नहीं हो रही है, कहीं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से डायरेक्ट तो बैलेंस शीट नहीं बना रहा, गलत है ये। और जो CA हैं वो प्लीज़ ऐसे साइन ना करें, चाहे आप 2,500 ले रहे हो, 5,000 ले रहे हो। मैं समझता हूँ स्टार्टिंग में हर कोई करता है, मैं भी करता था, लेकिन मैंने हमेशा ध्यान रखा है कि लीगल रिक्वायरमेंट जरूर पूरी हो। डिग्री बड़ी मुश्किल से मिलती है, बुक्स ऑफ अकाउंट जरूर चेक करें, टैली का डाटा, जो भी जिसमें भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता हो, वो सॉफ्टवेयर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट जरूर चेक करें दोस्तों। आपका भी कुछ अगर गलत एक्सपीरियंस रहा है, आपने ऑनलाइन काम कराया है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि लोग समझ सकें और ये जो कंपनियां हैं ये भी समझ सकें कि असेसी का नुकसान करना बहुत नुकसानदायक रहता है, बहुत पेनफुल रहता है, हरासमेंट भी होती है। इनकम टैक्स तो अलग हरासमेंट करता है, आपका भी हरासमेंट असेसी को झेलना पड़ता है। किसी का नुकसान नहीं है, सिर्फ असेसी का नुकसान है। तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप, सब जगह इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पता चल सके कि ऑनलाइन काम तो कराएं, लेकिन क्या वो CA फर्म है, कोई CA मेरा काम देखेगा, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रही नहीं हो रही है, ये देखना भी जरूरी है। जिस तरह
हमारा ऑफिस काम करता है एक सीए फर्म की तरह, ना कि एक स्टार्टअप या कॉल सेंटर की तरह। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के नमस्कार।